हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियां और उनका प्रभाव। यह अध्याय 38 है। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो प्रशासनिक ढांचा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858, इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, न्याय व्यवस्था, ब्रिटिश सरकार का बढ़ता नियंत्रण, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, उद्योग और व्यापार, भारतीय उद्योगों का पतन और सामाजिक कानून के बारे में अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले कि अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो प्रशासनिक ढांचा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ, उन्होंने 3 प्रेसिडेंसियों में बांटा गया। 3 प्रांतों में जो है उन्हें बांट दिया गया। ये जो 3 प्रांत थे, बंगाल, मद्रास और बंबई था। 1853 ईस्वी में बिहार के पश्चिमी क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके उसे प्रशासन की एक पृथक इकाई बनाकर पश्चिमोत्तर प्रांत नाम दिया गया। प्रारंभ में ब्रिटिश क्षेत्रों का प्रशासन पूर्णतः कंपनी के हाथों में था, परंतु कालांतर में इस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण जो है स्थापित हो गया। प्रारंभ में कंपनी के अधिकारी ही प्रशासन के अधिकारी थे। उनका कार्य राजस्व वसूल करना था। इसके अतिरिक्त वे कुछ अन्य असैनिक कार्य भी करते थे, परंतु कंपनी के अधिकारी अयोग्य प्रबंधक थे। कंपनी को भारतीय प्रशासन के तरीकों और कठिनाइयों की जानकारी नहीं थी। इससे भी चिंताजनक बात, पैसों के लिए उनका लालच था। कंपनी को धनी बनाने और अपने लिए धन एकत्र करने के लिए उन्होंने बंगाल का जो है सबसे अधिक शोषण किया, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बंगाल की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी दयनीय हो गई। किसानों और जमींदारों से उन्होंने स्थानीय छोटे व्यापारियों व दस्तकारों को अपना माल कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया। इसके फलस्वरूप लोग राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों को परदेसी यमदूत कहने लगे, और इस स्थिति का लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारियों ने अत्यधिक व्यक्तिगत धन जमा किया, धन जो इकट्ठा किया। नौकरी से अवकाश लेकर इंग्लैंड लौटने पर वे आरामदायक जीवन व्यतीत करने लगे, भोग विलास करने लगे। इंग्लैंड के लोग उन्हें नवाब कहकर पुकारते थे, इसलिए ये जो है धन जमा करते थे। इधर भारत में आम जनता का जो जीवन था वो अत्यधिक कष्टमयी था, दुखदायी था। विपत्ति के दिनों के लिए वे कुछ भी बचा कर रखने में असमर्थ थे। इसके कह सकते हैं कि परिणाम स्वरूप उन्हें जो है 1770 ईस्वी से 1771 ईस्वी के बीच जो अकाल पड़ा, इसका भुगतान वे लोग किस तरह किए, तो अकाल से बंगाल में लगभग 1/3 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या था, तो देखिए, कुशासन के कारण बंगाल में बृहद स्तर पर अव्यवस्था फैल गई थी। अतः ब्रिटिश संसद को बाध्य होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों की जांच करनी पड़ी, और जांच करने पर ज्ञात हुआ कि कंपनी के जो उच्च अधिकारी थे ये बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे, शामिल थे। उस समय कंपनी वित्तीय संकट में थी तथा उसने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड ऋण मांगा था। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, इसलिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बना। भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का यह पहला प्रत्यक्ष जो है हस्तक्षेप था। कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने यह पहला कदम उठाया था, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो भारत का जो संवैधानिक विकास है किस तरह से हुआ, 2 पहलू है। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, समय 1773 से 1853, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत 1858 से 1947। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत है इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 आता है। ठीक है। इसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत था, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858,
इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके बाद आया अगस्त प्रस्ताव, इसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना 1947 में। क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कंपनी के निदेशकों यानी डायरेक्टरों से कहा गया कि वे सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी सभी प्रकार के साक्ष्य ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत करें। इस एक्ट के अंतर्गत एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार करने की जो है विशेष व्यवस्था की गई। कंपनी की कलकत्ता की फैक्ट्री का अध्यक्ष बंगाल का गवर्नर होता था। अब उसे कंपनी के अधीन सभी भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंबई और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन काम करने लगे। गवर्नर जनरल के मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद यानी काउंसिल बनाई गई। न्याय व्यवस्था के लिए इस एक्ट के अंतर्गत याद रखिएगा 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना हुई और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। किस एक्ट के अंतर्गत जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? तो 1774 के अंतर्गत, और जिसके प्रथम मुख्य जो न्यायाधीश थे नाम था एलिजा इम्पे। प्रत्येक अधिकारी के लिए आवश्यक हो गया कि वह इंग्लैंड वापस लौटते समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे, परंतु रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां जो है जल्दी ही स्पष्ट हो गई। इसके बाद आया पियर्स इंडिया एक्ट 1784। यह अधिनियम कंपनी के द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के जो दावे थे इसका पहला ये वैधानिक दस्तावेज था। तो जो पियर्स इंडिया एक्ट 1784 था, यह अधिनियम कंपनी के द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का जो है पहला ये वैधानिक दस्तावेज था, याद रखिएगा। और देखिए इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनैतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में यथावत रखते हुए राजनैतिक क्रियाकलापों, इसमें सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी, इनके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में जो है एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसके बाद आया 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें था, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को जो विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। इसके बाद आया 1793 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी को 20 वर्ष के लिए जो है बढ़ा दिया गया। इस एक्ट में नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का जो है अधिकार न्यायालय को प्रदान कर दिया गया। इसके बाद आया चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के द्वारा जो है चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुल छूट जो है खुली कह सकते हैं ओपनली छूट प्राप्त हो गई, प्रदान कर दी गई, किंतु कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार पर जो है एकाधिकार बना रहा। जो कंपनी का अधिकार था चाय और चीन के साथ जो है बना रहा, व्यापार पर इसका एक अधिकार रहा। भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम और पद्धतियां बनाई गई। इस चार्टर ने कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों के द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया गया। इसके बाद आया 1833 का चार्टर अधिनियम। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है 1833 याद रखिएगा, इस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी, शामिल था। इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश आधिपत्य वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार जो है प्रतिबंधित हो गया। इस अधिनियम में मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। इनसे मतलब कि जो शक्ति थी इनको इससे मतलब हटा दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए और इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून, रेगुलेटरी लॉ कहा गया।
एवं नए कानून के अंतर्गत बने कानूनों को जो है अधिनियम कहा गया, एक्ट कहा गया। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसके द्वारा जाति वर्ण के आधार पर सरकारी पदों पर चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया, याद रखिएगा। इसके बाद आया 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल थी। देखिए, यह जो 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण के लिए भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। परिषद की इस शाखा ने निम्न संसद की तरह कार्य किया, याद रखिएगा। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 जो है नए सदस्यों से, गवर्नर जनरल के परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाता था। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858, इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ष 1858 के पश्चात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना और साथ ही एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। इस अधिनियम के अंतर्गत अगर बात करें तो भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया का अधीन हो गया। अधिनियम में गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त करके भारत में शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके बारे में देख लेते हैं। इस अधिनियम में क्या था। 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस कानून के द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की संज्ञा दी जाती है। इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का जो है प्रयत्न किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो 1861 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और इस शक्ति का प्रयोग वह जो है स्वविवेक यानी अपने विवेक से कर सकता था। गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई कि वह उद्घोषणा के द्वारा किसी भी प्रांत, प्रेसिडेंसी अथवा कमिश्नरी की सीमा में परिवर्तन कर सकता है अथवा नए प्रांतों का निर्माण कर वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी कर सकता है। इस तरह से इसे शक्ति दे दी गई। इसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें जो चीजें थी आपको ध्यान रखना है। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसमें जो है गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। बहुमत सरकारी सदस्यों का ही, मतलब कि कह सकते हैं कि यद्यपि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त जो गैर सरकारी सदस्य थे, इनकी संख्या में वृद्धि हुआ तो बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। विधान परिषदों की शक्तियों में वृद्धि हुई। अब इसे आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई। किसके माध्यम से? भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से। पहले आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त नहीं थी। विधान परिषद के जो शक्ति था वो सीमित था। परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मुद्दों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है, यह भी प्रश्न पूछे गए कि जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में जो थे भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो ये भारत के वायसराय थे। तो मार्ले क्या थे? लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या जो है एक समान नहीं थी।
पहली बार भारतीयों को जो है भारत सचिव तथा वायसराय के परिषद में स्थान दिया गया तथा बजट पर बहस करने तथा पूरक प्रश्न पूछने की जो है इस अधिनियम के अंतर्गत जो है अनुमति दे दी गई मार्लियामेंटो सुधार के अंतर्गत। इसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1919 और इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया तो ध्यान रखिएगा। जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत में गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे, इसीलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा सुधारों का एक और तथाकथित प्रयास था। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू, याद रखिए लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की जिसमें भविष्य के सुधारों की ओर जो है संकेत किया गया था। तत्कालीन समय में सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध आदि कारणों से यह अधिनियम जो है पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की जो है स्थापना की गई। और अगर बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919, इस अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है स्थापित हो गई। द्वैध शासन प्रणाली, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। 2 सदन वाला विधायिका, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद यानी उच्च सदन और विधानसभा का स्थान यानी निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। तो द्विसदन वाला, तो चुनाव के लिए मताधिकार उच्च संपत्ति धारकों को दिया गया। चुनाव के लिए जो मताधिकार, मत का जो अधिकार था वो किसको दिया गया? उच्च संपत्ति धारकों को, जिसके पास मतलब कि श्रेष्ठ संपन्न थे, संपत्ति से मतलब कि भरे पूरे थे, यानी कह सकते हैं कि धनी लोगों को, संपन्न लोगों को। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, इसमें देखेंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुआ। 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय का भी प्रावधान हुआ। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति हुई। रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। भारत शासन अधिनियम जो 1935 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान, संघीय न्यायालय का प्रावधान, इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत रिजर्व बैंक की स्थापना, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, भारत से वर्मा को अलग किया गया। इसके बाद सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का जो है प्रारंभ, इसके बाद प्रांतों में स्वायत्ता एवं द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति। इसके बाद न्याय व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अंग्रेजों ने कुछ समय तक भारत में प्रचलित कानूनों को ही चलाया। भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह और उत्तराधिकार आदि से संबंधित कानून रीति रिवाजों और धर्मशास्त्रों पर आधारित थे। राजस्व और अपराधों से संबंधित मुकदमों का निर्णय शासक या उनके द्वारा नियुक्त न्यायाधीश करते थे। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था में दखल देना उचित नहीं समझा। 1774 ईस्वी में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेज न्यायाधीशों ने कुछ समय तक अंग्रेजी कानून लागू करने का प्रयत्न किया, लेकिन इस कानून को न तो कंपनी की सरकार ने पसंद किया और न ही भारतीय जनता ने। 1781 ईस्वी के एक्ट के द्वारा अंग्रेजी कानून के प्रयोग को मात्र अंग्रेजों तक सीमित कर दिया गया, परंतु बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय प्रजा के लिए सुनिश्चित कानूनों की आवश्यकता जो है महसूस की गई। 1793 ईस्वी में बंगाल रेगुलेशन एक्ट बना, जिसके अनुसार न्यायालयों में भारतीयों के निजी और स्वामित्व अधिकारों के पक्ष में निर्णय होने लगे। इस रेगुलेशन एक्ट में पर्याप्त सीमा तक हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को जो है सम्मिलित किया गया था। रेगुलेशन एक्ट को अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया। पौराणिक यानी पारंपरिक प्रथाओं और शासक की अनुमति पर आधारित न्याय व्यवस्था के स्थान पर लिखित कानूनों और नियमों की न्याय व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय कानून व्यवस्था और न्यायालय, याद रखिएगा, भारतीय कानून व्यवस्था और न्यायालयीय कार्य प्रणाली को व्यवस्थित बनाने के लिए 1833 ईस्वी में भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ। प्रत्येक जिले में न्यायालय स्थापित किया गया। कानून बनाकर और न्यायालय स्थापित करके जो विधि का शासन अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था, वह भारतीयों के लिए एक नया अनुभव था। इस नवीन प्रभुसत्ता को भारतीय लोग कंपनी बहादुर कहते थे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार का बढ़ता नियंत्रण जो है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
19वीं सदी के पूर्वार्ध तक कंपनी का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया। 1813 ईस्वी में भारत के साथ व्यक्तिगत व्यापार करने का कंपनी का विशेष अधिकार प्रारंभ हो गया। भारतीय व्यापार सभी अंग्रेजों के लिए खोल दिया गया। 1813 ईस्वी के पश्चात भी चीन के साथ एवं चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार कायम रहा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया। ब्रिटिश सरकार भारत पर अपने नियंत्रण को बढ़ाना चाहती थी। इसके लिए ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक ढांचे का केंद्रीकरण किया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के सैनिक और असैनिक प्रशासन के सभी गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी, जो काउंसिल थी, इसको सौंप दिए। इस केंद्रीय प्रशासन प्रणाली के कारण ब्रिटिश भारत के प्रशासन प्रणाली पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो गया। इसके बाद अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां एवं उनके प्रभाव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अंग्रेजों ने जिन आर्थिक नीतियों को अपनाया उनके कारण भू राजस्व प्रणाली, कृषि, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत के गांव लगभग जो थे आत्मनिर्भर थे। वे खाने पीने की चीजें स्वयं पैदा करते थे तथा अपने औजार बर्तन आदि स्वयं बनाते थे। गांव में होने वाले विवादों का निपटारा पंचायतें और जाति पंचायतें करती थी। बाहर की कुछ ही वस्तुओं की गांव के लोगों को आवश्यकता पड़ती थी, जैसे नमक, अच्छी गुणवत्ता का कपड़ा, धातुओं के औजार और श्रीमंतों के लिए सोना व चांदी। देखिए, किसान परिवार कृषि करते थे। किसान परिवार जो थे वो खेती गृहस्थी करते थे तथा अपनी उपज का एक हिस्सा राजस्व के रूप में शासक को देते थे। भूमि के मामले में उनके कुछ विशेषाधिकार कह सकते हैं कि यह विशेष अधिकार थे और उन्हें भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। राज्य सामान्यतः गांव के प्रधान के द्वारा राजस्व की वसूली करता था। अंग्रेजों ने अपने शासन जो अंग्रेज थे, इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और अपने अधिकारियों और भारतीय एजेंटों के जो भारतीय एजेंट थे, इनके नियंत्रण में पुरानी व्यवस्था को जारी रखा। अफसर किसानों को प्रताड़ित करने लगे, जिसके कारण कंपनी की बड़ी बदनामी हुई। परिणाम स्वरूप उसे अपनी नीति बदलनी पड़ी। राजस्व अधिकारियों, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों जैसे बाहरी लोगों के व्यापक हस्तक्षेप का दौर प्रारंभ हुआ। ग्राम पंचायतों की सत्ता समाप्त हो गई। राजस्व निश्चित रकम के रूप में वसूल किया जाने लगा, भले ही उत्पादन कुछ भी क्यों न हो। राजस्व की वसूली मुद्रा के रूप में होने लगी। इसीलिए किसान ऐसी फसलें उगाने के लिए विवश हुए जिन्हें बाजार में बेचा जा सके। गांव में कपड़े और अन्य उत्पादित वस्तुएं पहुंचने लगी तो स्थानीय दस्तकारों के धंधे ये संकट में आ गए, धंधे चौपट होने लगे और इन सब कारणों से गांवों की आत्मनिर्भरता वो समाप्त हो गई। इसके बाद नई भूमि जो व्यवस्था है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश क्षेत्रों के विस्तार के साथ साथ भू राजस्व वसूली की राशि वो बढ़ती गई। ठीक है, इसके बाद भू राजस्व कंपनी की आय का सबसे बड़ा स्रोत हो गया। इस आय का एक बड़ा हिस्सा कंपनी सरकार को भेंट के रूप में देती थी। 1767 ईस्वी से कंपनी को प्रत्येक वर्ष 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करने पड़ते थे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके फार्मिंग सिस्टम यानी इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया। इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत कंपनी किसी क्षेत्र या जिले के भू क्षेत्र से राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसे सौंपती थी जो सबसे अधिक बोली लगाता था। कंपनी राजस्व का एक भाग भारत से इंग्लैंड व अन्य देशों को निर्यात करती थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कंपनी ने बंगाल और बिहार में राजस्व वसूली का अधिकार की नीलामी प्रारंभ की थी। ऐसा व्यक्ति जो सबसे ऊंची बोली लगाता था, जो सबसे ज्यादा कीमत अदा करता था, उसे एक निश्चित क्षेत्र से राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिए जाते थे। इसे जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद अस्थायी बंदोबस्त के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नीलामी की व्यवस्था से कंपनी की आय में सुस्थिरता नहीं आई। इसीलिए कंपनी ने बंगाल और बिहार में भू राजस्व अस्थायी रूप से निश्चित करने का निर्णय किया। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व जो व्यवस्था है, इसके 3 भाग हैं। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या जमींदारी बंदोबस्त। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1793। ये जो
पारित हुआ कहां कहां पर, तो अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त को लागू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था 1793 में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में यह लागू हुआ। समस्त अंग्रेजी भारत का जो इसका हिस्सा था इस बंदोबस्त के अंतर्गत वो था 19%, याद रखिएगा। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को जो है दे दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जो थी वो जमींदार की थी। ठीक है, इसका प्रभाव भी हम लोग देखेंगे, प्रभाव क्या हुआ। इसके बाद देखिए रैयत बाड़ी आया। रैयत बाड़ी का जो मतलब कि कह सकते हैं कि इसका जो संबंध है वो है टॉमस मुनरो 1820 ईस्वी में। इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है आरंभ किया था और इसको जो है बंबई, मद्रास, असम में लागू हुआ। ये जो रैयतवाड़ी था वो सबसे ज्यादा कहां पर प्रचलित हुआ, बंबई, मद्रास और असम में। और ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था ये समस्त अंग्रेजी भूमि का 51% पर लागू हुआ। भूमि का मालिक किसान होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी और कर की दर जो है 33 से 55% तक था। इसके बाद आया विलियम बेंटिक। इसके अंतर्गत महालवाड़ी का जो है मतलब कि स्टार्ट होता है, महालवाड़ी व्यवस्था आरंभ होता है विलियम बेंटिक के मतलब कि द्वारा 1833 में। और महालवाड़ी के अंतर्गत जो क्षेत्र कवर किया गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब, ये समस्त भूमि का 30% जो है कवर किया। भूमि पर गांव का जो है अधिकार होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांवों के मुखियाओं को दी गई और कर की दर जो होती थी इसमें 60%। इन तीनों की जो प्रभाव हुआ किसका, अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त कह सकते हैं या रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये तीनों की जो प्रभाव हुआ, इन तीनों की व्यवस्थाओं से जो प्रभाव पड़ा वो हुआ कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। कृषकों की दरिद्रता बढ़ गई कि जो कृषक थे वो काफी गरीब हो गए। कृषि में ठहराव तथा अवनति हुआ। ठीक है, पुराने जमींदारों का उन्मूलन और नए जमींदारों का इससे उदय हो गया और कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। ये सभी तो मतलब ये जो तीनों कह सकते हैं जो ब्रिटिश कालीन जो भू राजस्व व्यवस्था थी, जैसे अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, इन तीनों से जो प्रभाव हुआ वो इस तरह से हुआ। प्रभाव याद रखिएगा। और देखिए 1793 यहां पे एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ये व्यवस्थाएं हैं, जो अस्थाई बंदोबस्त है या जो रैयतवाड़ी है या महालवाड़ी है, किसके समय में ये लागू हुआ, इसमें कितने भूमि जो है कवर किए गए, कहां कहां पर ये लागू हुआ और इसका प्रभाव क्या हुआ, आपको 3-4 पॉइंट ध्यान में रखना है। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, यहां तक कि यूपीएससी से भी यहाँ पे प्रश्न जो है मतलब कि यूपीएससी में भी पूछा जाता है, यूपीएससी से भी यहाँ के जो पॉइंट है कवर किए जाते हैं। तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने यह नई व्यवस्था जो लागू कर दी जिसे अस्थाई बंदोबस्त का नाम दिया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार जागीर का मालिक बन गया। उसे प्रत्येक वर्ष एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित टाइम पीरियड में राजस्व की एक निश्चित राशि सरकार को देनी पड़ती थी। यह बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू था। इस बंदोबस्त के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और उत्तरी कर्नाटक शामिल थे। जमींदार भूमि के मालिक नहीं होते थे, न ही वे उसे बेच सकते थे। वे किसानों को जमीन से बेदखल नहीं कर सकते थे। जमींदारों से उनकी भूमि छीनी जा सकती थी। इसके बाद अस्थाई बंदोबस्त, ये कंपनी को नियमित आय होने लगी। ये जो अस्थाई बंदोबस्त था इससे क्या हुआ, कंपनी को इस बंदोबस्त से कंपनी को नियमित आय होने लगा। इस व्यवस्था ने जमींदारों के एक नए वर्ग को जन्म दे दिया जो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने यह योजना बनाई कि जमींदारों को जमीन के मालिक के रूप में स्वीकृत करके निश्चित अवधि के लिए निश्चित लगान के बदले उन्हें भूमि दे दी जाए। ठीक है, इस उद्देश्य से उसने बंगाल के जमींदारों के साथ 10 वर्षीय अनुबंध के बाद जो है 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में इस व्यवस्था को चिर अस्थायी व्यवस्था यानी अस्थायी व्यवस्था का स्वरूप प्रदान किया। इस नई व्यवस्था ने जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया। भूमि पर उनका स्वामित्व पैतृक हो गया। ठीक है, अब किसान मात्र रैयत के रूप में जमींदारों पर आश्रित हो गए। तो ये जो किसान थे वो रैयत के रूप में जमींदार पर आश्रित हो गए, क्योंकि ये जो भूमि था उनका इसका स्वामित्व जो था वो पैतृक हो गया। किसानों के भूमि संबंधी एवं अन्य पैतृक अधिकार जो है समाप्त कर दिए गए। जमींदारों के लिए यह आवश्यक बना दिया कि वे निश्चित अवधि के लिए निर्धारित किए गए लगान का
10/11 हिस्सा कंपनी के कोष में जमा करवा दे तथा 1/11 भाग लगान वसूली में होने वाले व्यय के लिए अपने पास रख ले। तो 10/11 जो भाग था, हिस्सा था, ये कंपनी के कोष में जमा होता था और 1/11 भाग लगान वसूली में होने वाले व्यय के लिए अपने पास रख ले। इस तरह से इसमें व्यवस्था था। जमींदारों के लिए निश्चित अवधि पर लगान जमा करना आवश्यक था, अन्यथा उनका स्वामित्व समाप्त करके उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। जमींदार को प्रत्येक स्थिति में फसल की पैदावार अच्छी हो या नहीं, निश्चित समय पर लगान वसूल करके कंपनी के कोष में जमा करना पड़ता था। 1799 ईस्वी में उन्हें अधिकार दिया गया कि वे लगान नहीं देने वाले किसानों को भूमि से बेदखल कर सकते हैं तथा उनकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं। फसल का उत्पादन नहीं होने पर किसान लगान नहीं दे पाते थे। ऐसी स्थिति में उस समय अत्यधिक संख्या में किसानों को बेदखल कर दिया जाता था और इस प्रकार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ती गई। इस कारण से गांवों में आज भी इनकी आबादी अत्यधिक है। देखिए, कुछ समय पश्चात अस्थायी बंदोबस्त से सरकार की अपेक्षा जमींदारों को जो है अधिक लाभ होने लगा, अधिक लाभ कमाने लगे। इसके बाद आया रैयतवाड़ी। कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने वास्तविक किसानों से जो है बंदोबस्त करने का सुझाव दिया। कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो, इन्होंने वास्तविक रूप से किसानों से बंदोबस्त करने का सुझाव दिया, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। और इस व्यवस्था में सरकार ने जमीन अर्थात रैयत किसानों को दे दी। यह व्यवस्था बंबई, मद्रास और असम में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र जो था वो शामिल था। 1792 ईस्वी में कैप्टन जो रीड थे, 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड इनके प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल, याद रखिएगा, 12 महल जिले में लागू किया गया। भूमि के उपजाऊपन और फसल की किस्म के आधार पर राजस्व 30 वर्षों तक की अवधि के लिए निश्चित कर दिया गया और इसके अंतर्गत लगान दर जो है 1/3 थी। पैदावार की कुल कीमत का लगभग आधा हिस्सा सरकार को मिलता था और इस व्यवस्था ने सरकार को सबसे बड़ा जागीरदार बना दिया। ठीक है, सरकार को सबसे बड़ा जागीरदार बना दिया इस व्यवस्था ने। इसके बाद आया महालवाड़ी। महालवाड़ी क्या था? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांव बिरादरियों और या कह सकते हैं कि महालों के साथ महालवाड़ी बंदोबस्त किया गया। महालवाड़ी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था का संशोधित रूप थी। इसी का रिफॉर्म किया गया रूप था। भूमि पर गांव बिरादरियों के सामूहिक स्वामित्व को भाईचारा कहा जाता था। गांवों के समूह महाल कहलाते थे, इसीलिए इसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। पंजाब और दिल्ली में यही भूमि जो है व्यवस्था लागू की गई थी, पंजाब और दिल्ली में। यह ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर जो है लागू की गई थी, 30% भाग पर। इसके अनुसार राजस्व को प्रति खेत के आधार पर निश्चित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल यानी गांव या जागीर था, तो बल्कि प्रत्येक महाल के अनुसार निश्चित किया गया था। याद रखिएगा, इसके अनुसार अगर बात करें जो महाल या जो महालवाड़ी व्यवस्था था, ये इसके अनुसार राजस्व को प्रति खेत के आधार पर निश्चित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल यानी गांव व जागीर के अनुसार जो है निश्चित किया गया। प्रमुख कृषि पद्धतियां जो है इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो है प्रथा, वह है 3 कठिया प्रथा। बिहार के चंपारण जिले में किसानों को जो है इस प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज थे, जो 3 कठिया प्रथा था, इस प्रथा के अंतर्गत बिहार के चंपारण जिले में किसानों को जो है अंग्रेज नील बागानों से अनुबंध के तहत अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, इसीलिए इसे 3 कठिया प्रथा कहा गया। दुबला हाली प्रथा जो है, इस प्रथा के अनुसार दुबला हाली प्रथा के अंतर्गत भूदास अपनी जो भूदास थे, भूमि के दास जो थे, भूदास अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक अपने मालिकों को मानते थे। यह प्रथा सूरत में प्रचलित थी। इसके बाद ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश, याद रखिएगा, जो ददनी प्रथा था, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि को निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। इसके बाद कमियोटी प्रथा। इस प्रथा के अनुसार कृषि दास के रूप में खेती करने वाली कमिया जाति अपने मालिकों से मिले ऋण के ब्याज के बदले जीवन पर्यंत उसकी सेवा करते थे। यह प्रथा बिहार व उड़ीसा में प्रचलित थी।
तो इसीलिए जो महालवाड़ी पद्धति था, इस व्यवस्था को महालवाड़ी पद्धति के नाम से जानी जाती है। समस्त महाल ग्राम सम्मिलित रूप से राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी था। इस व्यवस्था का श्रेय जो है हार्ट मैकेंजी को जाता है। गांवों के प्रधान ब्रिटिश जिलाधिकारी के अंतर्गत हो गए। निश्चित समय में सरकार को राजस्व अदा करने के कानून के कारण जो है अनेक छोटे भूस्वामी अपनी संपत्ति को गिरवी रखने या उससे बेदखल होने पर विवश हुए। तो जो कह सकते हैं कि सरकार को राजस्व अदा करने के कानून के कारण अनेक छोटे जो भूस्वामी थे अपनी संपत्ति को गिरवी रखने, यानी उन्हें जो है गिरवी रखने या उससे बेदखल होने पर विवश हुए। और इसमें लगान की जो दर थी वो परिवर्तनशील रही। इस नई भूमि यह जो नई भूमि व्यवस्था था, इस नई भूमि व्यवस्थाओं ने भारतीय कृषि उत्पाद को बाजार के साथ जोड़ करके इससे अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि खाद्यान्न व नकदी फसलें और बागान की वस्तुएं आदि देशी और विदेशी बाजारों के लिए बिक्री के महत्वपूर्ण वस्तुएं बन गई। देखिए, ब्रिटिश व्यापारी अफीम को बड़े पैमाने पर चोरी छिपे जो है चीन ले जाने लगे। जो ब्रिटिश व्यापारी थे अफीम को बड़े पैमाने पर चोरी छिपे चीन ले जाने लगे। भारत में अफीम की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की खेती को बहुत ज्यादा जो है बढ़ावा मिला। अंग्रेजों ने जूट, चाय और कहवा के निर्यात से अधिकाधिक मुनाफा मिलने लगा, अधिकाधिक लाभ कमाने लगे। लाभ मिला, यह व्यवस्था सामाजिक और आर्थिक रूप से असफल सिद्ध हुई। इसके बाद उद्योग और व्यापार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सूती कपड़ों का उत्पादन देश के अनेक भागों में होता था। इसके उत्पादन के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे कृष्णानगर था, वाराणसी था, लखनऊ, आगरा, बुरहानपुर, सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद और मदुरई इत्यादि थे। यह लौह इस्पात, तांबा, पीतल, सोना और चांदी की वस्तुएं भी बहुत यहाँ जो थी जो ये जो जगह थे, कह सकते हैं कि लौह इस्पात, तांबा, पीतल, सोना, चांदी की वस्तुएं भी यहाँ बहुत प्रसिद्ध थी। 17वीं और 18वीं सदी में जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत बहुत प्रसिद्ध था। जहाज निर्माण के प्रमुख केंद्र गोवा, सूरत और मसूलीपट्टनम, सतगांव इत्यादि थे। गुजरात के शिल्पकार श्रेणियों में संगठित थे। ये श्रेणियां उत्पादित वस्तुओं के स्तर पर नजर रखती थी तथा अपने सदस्यों के कल्याण का ध्यान रखती थी। ग्राहकों के आग्रह पर और उनके द्वारा प्रदान की गई सामग्री के अनुसार शिल्पकार वस्तुओं का निर्माण करते थे। इसके बाद भारतीय उद्योगों का जो पतन है किस तरह से हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ब्रिटिश प्रदेशों में राजे रजवाड़े के धीरे धीरे समाप्त हो जाने के कारण भारतीय उद्योगों की महत्वपूर्ण वस्तुओं की मांग जो है घटती गई। राजा और सामंत कुशल कारीगरों को नियमित वेतन देते थे, जबकि अंग्रेजों ने भारतीय शिल्पकारों को उस प्रकार का आश्रय प्रदान नहीं किया। भारत का भाग्य अब इंग्लैंड के व्यापारियों और उद्योगपतियों के हाथों में था। भारत की अधिकांश कृषि उपज देश में ही उपभोग होती थी। जो भारत की अधिकांश कृषि उपज थी वो देश में ही उपभोग होती थी, परंतु दूसरे देशों में भी भारतीय वस्तुओं की मांग थी। भारत से निर्यातित होने वाली वस्तुओं में अच्छे सूती और रेशमी कपड़े थे, मसाले था, नील, चीनी, औषधियां, कीमती पत्थर और विभिन्न प्रकार की शिल्प वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान था, जिसके बदले में भारत को सोना और चांदी प्राप्त होता था। 17वीं सदी के अंत तक भारत के सूती कपड़ों की इंग्लैंड में इतनी अधिक मांग बढ़ गई, डिमांड हो गया कि वहां का कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में पहले 1700 ईस्वी में और पुनः 1720 ईस्वी में कानून बनाकर भारतीय कपड़ों की कई किस्मों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इन प्रतिबंधों का भारत के कपड़ा उद्योग पर बहुत नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ा। फिर भी सूती और रेशमी वस्त्रों और कुछ अन्य वस्तुओं का निर्यात जो है व्यापक तौर पे चलता रहा। देखिए, इस दौरान इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग का विकास तीव्र गति से हो रहा था। इस उद्योग ने भारतीय कपड़ों की किस्मों से जो है प्रतिस्पर्धा करने की पूरी कोशिश की। लखनऊ में बनने वाली छींट को जो है इंग्लैंड की महिलाएं बहुत ज्यादा पसंद करती थी। 1754 ईस्वी तक अंग्रेज यह दावा करने लगे कि वे भारतीय दस्तकारों से बेहतर छपाई कर सकते हैं। औद्योगिक क्रांति और नई मशीनों ने इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग की मदद की।
इससे भारतीय कपड़ों के निर्यात की स्थिति बिगड़ गई, दयनीय हो गई। ब्रिटिश व्यापारियों और उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए भारत और इंग्लैंड में कुछ कदम उठाए गए। इससे भारतीय उद्योग को बहुत ज्यादा क्षति हुआ। कंपनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए उसके एजेंटों ने कपड़ा और अन्य वस्तुओं के भारतीय उत्पादों को जो विवश किया। जो भारतीय उत्पादक थे, उत्पादकों को विवश किया गया। वे उनसे बाजार भाव से 20 से 40% तक कम कीमत ले। उस समय जो है ढाका मलमल के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था। ढाका के उत्पादकों ने, जो ढाका के उत्पादक थे, इन्होंने कीमतें घटाने का विरोध किया और ऊंची कीमतों की मांग करने पर उनके विरुद्ध बल प्रयोग किया गया, शक्ति का प्रयोग किया गया, उन्हें दबाया गया। कंपनी के अधिकारी कपास की कीमत को नियंत्रित करने लगे तो कपड़ा उत्पादकों की कठिनाइयां और भी अधिक बढ़ गई। बंगाल में अच्छे किस्म का कपास दक्कन से आता था। कंपनी के अधिकारी दक्कन से थोक में कपास खरीदते थे तथा उसे ऊंची कीमतों पर बंगाल के बुनकरों को बेचते थे। इन सब कारणों से बुनकर समुदाय आर्थिक रूप से निःशक्त हो गया और सूती कपड़ा उद्योग चौपट हो गया। मशीन से बने सस्ती सूती कपड़ों के आने से भारतीय कपड़ा उद्योग को सबसे बड़ा धक्का लगा। इंग्लैंड से भारत आने वाली वस्तुओं पर चुंगी नहीं लगती थी। दूसरी ओर भारत से इंग्लैंड पहुंचने वाली वस्तुओं पर वहां ऊंची चुंगी लगाई जाती थी। परिवहन और संचार के साधनों में हुए सुधारों से भारत को ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार और ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चे माल का स्रोत बनाने में आसानी हुई। भारत के विभिन्न भागों को बंदरगाहों से जोड़ने वाली सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया। नदी परिवहन का भी विकास हुआ, लेकिन परिवहन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधार भारत में रेलवे की शुरुआत थी। डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई और ठाणे के बीच जो है प्रारंभ की गई थी। कब? 1853 में पहली रेलवे लाइन बंबई और ठाणे के बीच। इसके अतिरिक्त डाक व्यवस्था में सुधार हुआ और 1853 ईस्वी में टेलीग्राफ की शुरुआत की गई, याद रखिएगा। इसके बाद सामाजिक कानून के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लंबे समय तक ब्रिटिश शासकों ने सामाजिक कुरीतियों पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया। जो सामाजिक बुराइयां थी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका उद्देश्य था भारत का आर्थिक शोषण करना, न कि सामाजिक बुराइयों को दूर करना। इस काल में भारत आए कुछ ब्रिटिश शासक या प्रशासक मानवतावादी और सुधारवादी विचारों से प्रभावित थे। उन्हीं के प्रयासों से 19वीं सदी के पहले भाग में भारत में कुछ मानवतावादी कदम उठाए गए। इसमें कुछ भारतीयों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय देश के कुछ भागों की कुछ समुदायों में शिशु कन्या वध की प्रथा प्रचलित थी। कन्या के जन्म लेते ही उसे मार डाला जाता था। उस समय जो है, याद रखिए, उस समय की सामाजिक प्रथाओं के अनुसार कन्याओं का विवाह अपनी जाति में करना पड़ता था। कन्या के विवाह में पिता को बहुत ज्यादा जो है धन खर्च करना पड़ता था। कन्या का अविवाहित रहना परिवार के लिए कलंक की बात समझी जाती थी। ऐसा न हो इसलिए कई कन्याओं का बचपन में ही वध कर दिया जाता था। कभी कभी धार्मिक मान्यताओं को पूरा करने के लिए नवजात पुत्र और पुत्री दोनों को जो है पवित्र नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता था। इस क्रूर प्रथा को बंद करने के लिए सरकार ने कानून बनवाए। भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय थी। बहुत छोटी उम्र में ही उनका विवाह कर दिया जाता था। समाज के कुछ वर्गों में विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था, जिस कारण उन्हें कष्ट भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। याद रखिएगा। अगर बात करें तो हिंदुओं की कुछ तथाकथित उच्च जातियों में प्रचलित कुप्रथा थी, जिसके अनुसार मृत व्यक्ति के पत्नी को, जो मृत हो जाते थे, उनके पत्नी को मतलब कि पति के साथ चिता में जलाकर प्राण आहुति देनी पड़ती थी। उसको मतलब कि जो पति होते थे मर जाते थे, उसके पत्नी को जिंदा मतलब उसी के चिता में जलना पड़ता था। इस कुप्रथा को सतीदाह या सती प्रथा कहते थे। 1829 ईस्वी में बने एक कानून के माध्यम से इस क्रूर प्रथा पर रोक लगा दी गई। यह कानून गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के समय में जो है लागू हुआ। राजा राममोहन राय के द्वारा प्रारंभ किए गए दीर्घकालिक आंदोलन से इस प्रथा को बंद करने में सहायता मिली। समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से सरकार ने 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया। भारत में गुलामों का व्यापार भी जो है सतत रूप से प्रचलित था। हालांकि यह बड़े पैमाने पर नहीं होता था। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को बेचने के लिए विवश होते थे। गुलामों या दासों से अधिकांश घरेलू काम कराए जाते थे। कभी कभी उन्हें अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में जो है भेजा जाता था। 1843 ईस्वी में एक कानून बनाकर दास प्रथा पर जो है मतलब की पाबंदी लगा दी गई। सरकार का मुख्य प्रयास ब्रिटिश हितों की रक्षा और अभिवृद्धि करना था। दूरगामी सामाजिक सुधारों में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इस दिशा में
स्वयं भारतीयों ने प्रयास किए। भारतीयों ने धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू किए, जो बाद में देश की आजादी के लिए चलाए जाने वाले राष्ट्रवादी आंदोलनों का आधार बने। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ भू राजस्व नीति और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य मतलब कि कह सकते हैं कि वर्ष का जो है संबंध दिया गया है। तो वर्ष बताइए। तो इसमें जो कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। जो वर्ष है, इस वर्ष का संबंध किस भू राजस्व नीति से नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो वर्ष दिया गया, जो संबंध दिया गया 1840, जो कि सुमेलित नहीं है। वो है आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भू राजस्व नीतियों के बारे में, पहला अस्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। दूसरा, ब्रिटिश ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित करने या की जाने वाली वस्तु बना दिया। दोनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इन दोनों में से दोनों कथन सत्य है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।